सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम शहरों के बारे में बात करते हैं। आज का शहर है बनारस। बनारस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज फिर से बनारस के बारे में बात करेंगे हम अमिताभ भट्टाचार्य के साथ। अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बनारस को लगभग 6 दशकों से लगातार देख रहे हैं और उनका परिवार कई सदियों से बनारस में लगातार रहता आया है। तो आइए सुनते हैं कि बनारस उनके लिए कैसा शहर है। बनारस के बारे में उन्होंने क्या कहा। ये शहर एक अजीब शहर है। लगभग 6000 वर्ष की अटूट जीवन रेखा संपन्न ये नगरी विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी है। और मज़े की बात क्या है कि इस कालखंड में इस शहर का अब तक हमें 35 नाम मिलता है। हर कालखंड में एक नाम था। सबसे प्राचीन नाम दिबोदास नगरी, ब्रह्मवर्त, आनंद कानन, गौरीपीठ, महाश्मशान, काशी, फिर कालक्रम में बनारस, अंततोगत्वा स्वतंत्रता के बाद भौगोलिक सीमाओं को स्मरण में रखकर वाराणसी, वरुणा और असी के बीच का भूखंड वाराणसी। इससे मैं सिर्फ नाम बदलना नहीं मानता, ये शहर जन्म सूत्र से एक परिवर्तन का प्रतीक है। बनारसी बहुत दिनों तक पुरानी चीज़ों को नहीं ढोते हैं, या तो उसमें सुधार लाते हैं या तो उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं और नहीं तो उसको नमस्कार करते हैं। ये जो चेंजिंग, इसको चेंजिंग कहने पर असभ्यता होगी, ये वस्तुतः प्यूरिफिकेशन है, सफाई है या इवोल्यूशन। एवोल्यूशन से भी बेहतर शब्द है प्यूरिफिकेशन। यहाँ जो नदी प्रवाहित है गंगा, ये इस गोलमाल की जड़ है। ये नदी बनारस में उत्तर वाहिनी है, स्वाभाविक भौगोलिक धारा की विपरीत बहती हैं। यहाँ के लोग इससे सीखे आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन, लुक विदिन, अपने अंदर झांकना नदी ने सिखा दिया। और एक चीज़ सिखाया, नगर में प्रवेश करने के पहले गंगा जी में बालू और मिट्टी एक साथ घुल मिल कर बहती है, मगर बनारस में प्रवेश करते ही गंगा के अंदर ऐसा कोई तरंग उत्पन्न होता है कि बालू कट के उस पार परोसे जाते हैं। जीवन का संदेश मिट्टी इस पार गंगा परोसती है। सेग्रीगेशन, टू बी एक्सेप्टेड एंड टू बी रिजेक्टेड। तो बनारस के लोग रिजेक्ट करना भी गंगा जी से सीखते हैं। ठीक है, ये एकदम एकेडमिक तालीम, बुकिश नॉलेज नहीं है, सीख गए प्रकृति से। असम्मान करके अगर आप यहाँ के सांड को राजभोग खिलाते तो सांड नहीं खाएगा, और सम्मान करके अगर आप सांड को आधा खीरा देते हैं वो खा जाता है। तो बनारस अपनी इस भौगोलिक और सोशियो बायोलॉजिकल कैरेक्टर के तहत विश्व से एकदम अलग है। लोग राजा से यहाँ दोस्ती नहीं करते हैं। शहर के किसी सफाई कर्मचारी को कोई पंडित जी बड़े प्रेम से कहते हैं, क्या राजा का हाल हो। ये जो राजतंत्र का राजा है वो बनारस के लिए मीनिंगलेस है। इफ़ यू हैव क्वालिटी, आप राजा हैं। तो इस
विचित्र सामाजिक बैकग्राउंड में मैं पैदा हुआ ये काफ़ी नहीं है। मेरे पूर्वज लगभग 650 वर्षों से इस शहर में हैं, वो धारा कायम है और हर जनरेशन में यही एक्सेप्ट किया गया है इस शहर का जो हिडन कैरेक्टर है, प्लूरलिज्म, बहुवचनीय शहर। बनारस का आम आदमी चाहे संपन्न हो या असंपन्न हो, मैं में बात नहीं करता है, अनजाने में वो हम कहता है। इंस्टेड आई, बनारस स्टार्ट्स विथ वी। यहाँ पर एक विद्वान हुआ करते थे, भगवान दास जी, भारत रत्न। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा था, इट इज़ ए जर्नी फ्रॉम आई टू वी टू यू, ही एंड दे, एंड अल्टीमेटली दाऊ, वो परम। तो ये आई से दाऊ की यात्रा में बनारस इत्तफाकन एक कदम सबसे आगे है। ये आई से वी बनने का स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, बनारस स्टार्ट्स विथ वी। तो ईश्वर के करीब जाने के लिए वो एक लैप आगे दौड़ रहा है। और हमको लगता है कि एक मानव जीवन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने कई जन्म के बाद लोगों को जो ज्ञान होता है, यहाँ पर कम से कम एक लैप कम हो जाता है, उसको सत्य की उपलब्धि में आसानी होती है। यही बनारस की विचित्रता है। ठीक है, गांव से शहर आ रहे हैं लोग, शहरीकरण हो रहा है, व्यापार का उत्थान, ये समस्त चीज़ अतीत को थोड़ा बहुत मरम्मत करेगा, बदल देगा। आधुनिकीकरण या उसको अर्बनाइजेशन हम कहते हैं, वो हो रहा है। मगर बनारस में ये जो यहाँ के मूल लोग हैं, यहाँ के जो मानसिकता को धारण किए हुए लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ़ है। क्योंकि बनारस में नया मकान बनने पर हमने देखा है, आज से 100 साल पहले नया मकान बनाया गया, एक ज़मींदार साहब ने बनाया। उन्होंने मकान के ऊपर संगमरमर से लिखवाया, इदमपि न तिष्ठेत, ये भी नहीं रहेगा। तो ये जो फिजिक्स के अंदर मेटाफिजिक्स की मानसिकता है, ये मानसिकता कहीं चोट ना खा जाए परिवर्तन के नाम पर, इससे हम ज़्यादा चिंतित हैं। अब बनारस में मेट्रो बने, रोपवे बने, ठीक है, जो इस माटी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग शेल्टर से बच्चे एडॉप्ट करते हैं, उस बच्चे का कॉस्मेटिक सर्जरी करके चेहरा बदल जाने पर उन्हें तकलीफ़ इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस चेहरे में वो अपने को बिंबित होना न देखे हैं न देखना चाहते हैं। मगर जिसका अपना लड़का है, जिसके चेहरे पर उसकी माँ झलकती हैं, उस लड़के का चेहरा कॉस्मेटिक सर्जरी करके बदलने पर बाप माँ दोनों को तकलीफ़ होगी। तो बनारस में भी 2 टाइप के लोग हैं। एक मेरे जैसे बेवकूफ़ हैं जो बनारस के कॉस्मेटिक सर्जरी से व्यथित हैं, और जो इस शहर में फर्स्ट जनरेशन से आ रहा है या कुछ दिन से रह रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक मोहल्ला जो था वो आज नहीं रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये शहर बदल जाए पूरा। तो बनारस एक डिलेमा के दौर से, एक द्वंद्व के दौर से गुजर रहा है। खैर, बनारस के लोग शिव भक्त हैं और शिव भक्तों में कुछ अजीब अजीब विश्वास है। वो कोई रैशनल, लॉजिकल, ये सब बहस के नहीं पड़ता।
वो कहता है बाबा चाहत हुवन तभे ही होत हो, जे दिन बाबा ना चाहिए ये ना हो। ये एक सुकून है। इस विश्वास से कई हजार वर्षों तक लोगों ने जी लिया है। अनकॉम्प्रोमाइज फेथ ऑन बाबा इस शहर को बचा रखेगा। कोरोना के दौर में भी हम लोगों ने देखा नित्य विश्वनाथ दर्शन करने वाले लोग जाते थे, मास्क बिना लगाए। पुलिस हर रोज़ पूछती थी, पकड़ती थी, दौड़ाती थी, कभी कदा ठोक भी देती थी। तू कहते थे अरे बाबा चाहिए तो जिंदा रहा, ना चाहिए तो कोरोना भेज दिए। तू क्या हुआ? तो ये जो बाहर के लोग आते हैं तो अपने में चर्चा करते हैं केयरलेस सिटी, मगर किसी बनारसी को अगर आप पूछिएगा तो वो बोलेगा ये केयरलेस नहीं है, ये केयर फ्री सिटी है। बनारस इज नॉट हॉन्टेड बाय फियर्स, भय का सताया हुआ नगर नहीं है। ये जो केयर फ्रीनेस है इस शहर का, इसीलिए बनारस के बारे में एक मुहावरा हम लोग विदेशियों को बताते हैं कि बनारस इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग, इट इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये शहर एक आर्ट ऑफ लिविंग है, बशर्ते कि आप उसको समझ पाएँ, बशर्ते आप समझ पाएँ। अनादर से दिया हुआ राजभोग इस शहर का सामान्य आदमी हो या पशु पक्षी हो नहीं खाता है, और आदर से दिया हुआ एक पान वो एक डिनर के बराबर सम्मानजनक है। ये जो बनारस की सोशियो कल्चरल माइंडसेट, ये सही में इसको जीवित रहना ज़रूरी है। सर ये जो माइंडसेट है वो क्या मतलब बनारस की सारी कम्युनिटीज़ में है या फिर एक खास तबके में है जो कि इस पूरे बनारस में दिखता है? नहीं 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 नहीं, ये विचित्र माइंडसेट पूरे शहर में है। यहाँ पर लगभग 27 प्रमुख धर्म सह अस्तित्व में है। सनातन धर्म, मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो हमारा दिया हुआ शब्द नहीं है, ये फारसियों का दिया हुआ शब्द है। सिंधु नदी को सिंदास, सिंदास से हो गया शौ का, हिंदास हिंदुस्तान हुआ। हमारा सनातन धर्म का आदेश है, ये कोई एक धर्म नहीं है। 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शक्ति को मानने वाले शाक्त, सूर्य की उपासना करने वाले सौर, गणेश की उपासना करने वाले गणपत्य। 5 संप्रदाय शहर में हैं। इस 5 संप्रदाय को छोड़कर निराकारी अद्वैत वेदांती भी इस शहर में हैं। ये जो 5 संप्रदाय बताए इसमें भी विभाजन है, इसमें भी विभाजन है। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा अलग है। सिर्फ वैष्णव नहीं है, उसमें भी डिवीजन है। शैवों में भी वामाचारी वीराचारी हैं। ये सारे लोग बौद्ध, 4 प्रकार के बौद्ध यहाँ रहते हैं। हिनायान, महायान, वज्रयान, ये सारे लोग यहाँ हैं। 2 प्रकार के जैनी, श्वेतांबर, दिगंबर बनारस में हैं, अपने अस्तित्व में है, इस शहर का ज़बरदस्त हिस्सा हैं। इस्लाम, शिया, सुन्नी, अहमदिया, सारे लोग यहाँ हैं। और ये लोग दूसरे संप्रदाय के बारे में अगर नॉन पॉलिटिकल है तो कोई बदतमीजी नहीं करते, अगर पॉलिटिकल हैं तो आदत है गाली देना, तब तो दंगा फसाद झगड़ा सब कुछ कर लेंगे। मगर जो नॉन पॉलिटिकल है, वो होली के समय हमने ऐसी
मोहल्ले में रहते थे नज़ीर बनारसी शायर, वो रंग खेलते थे। कट्टर मुसलमान उनको कहते थे, चाचा ये क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब था, हमको अच्छा लगता है। बनारस में लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन के 62% लोग रोज गंगा नहाते हैं। अब वो गंगा कहा के नहाएं या दरिया कहा के नहाएं, गंगा नहाते हैं। और गंगा नहाने के बाद घर में आके दोबारा नहीं नहाते कि गंदे पानी में नहा लिया हूँ, घर में जाके साफ हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसके माने उस जल की पवित्रता के बारे में सम्मान है। तो ये जो दुनिया में और किसी शहर में नहीं है। बनारस क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। एशिया का पहला एशिया का प्रोटेस्टेंट चर्च बनारस है, 1814। काहे को चर्च बनाया, गैरिसन चर्च? क्योंकि उन्हें लगा हम यहाँ सुरक्षित हैं, हमारी उपासना में कोई बाधा नहीं है। ये मजे की बात है। सारे लोग इस शहर को एक सुरक्षित शेल्टर मान के आते हैं और रह जाते हैं। तो या तो इस शहर में कोई, इसके वातावरण में एडिक्शन है, कोई नशा है, कोई नशा है, कुछ ऐसा है जो आया वो रह गया। कबीर के मिजाज में भी ये शहर जीता है। कबीर न हिंदू थे न मुसलमान थे। कबीर शायद भारतीय धरातल पर रेडिकल ह्यूमनिस्ट की अगर कोई सूची बनाई जाए तो कबीर पहले 5 में है। मानववादी, ये जो मानववाद की परिकल्पना है, ये बनारस की एक अद्भुत खूबी है। ये जो प्लूरलिज्म है, ये बनारस की एक अद्भुत खूबी है। आधुनिकीकरण में एक मज़ेदार बात है, कोई स्मृति कैरी नहीं करता है। अमेरिकन इकोनॉमिक्स ने दुनिया को सिखाया यूज़ एंड थ्रो। अनजाने में 2 जनरेशन में ये आदत हम में भी आ गई है। सामान्य उदाहरण, कलम, लेखनी। हमारे बचपन में हमको एक कलम मिला, वो मेरे दादाजी का था। मैं बताया गया कि दादाजी की कलम है, आपको मिला है, छूने को बहुत बड़ी बात है। पायलट के फर्स्ट लॉट का वो पेन था। आज के तारीख में कोई पेन यूज़ नहीं कर रहा है, सब रिफिल वाले डॉट पेन यूज़ कर रहे हैं, यूज़ थ्रो। उसके साथ कोई याददाश्त नहीं जोड़ता है। तो ये जो यूज़ एंड थ्रो रिजेक्शन थ्योरी विश्व के धरातल पर चल पड़ी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उस 43 करोड़ मृत्यु के बाद जीवन का मूल्य जो ख़त्म हो गया था, वैल्यू ऑफ लाइफ, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रभाव भी यहाँ पर आया है। नॉस्टैल्जिया शायद अब किसी में नहीं है। कुछ दिन बाद हो सकता है डिक्शनरी के न्यू एडिशन में ये शब्द ही गायब हो जाएगा। फिर भी बनारस चेंजिंग तो है, मगर अभी डिज़ास्टर नहीं दिखाई पड़ रहा है। एटलीस्ट मैं कामना करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा न हो। बनारस अजीब शहर है। पॉलिटिकली ये किसी का गुलाम कभी नहीं रहा है। 52 से लेकर 67 तक हमने यहाँ कांग्रेस के लोगों को ही देखा, मगर 67 में ये शहर यू टर्न लिया
और कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जगह पर इस शहर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीएम। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सत्यनारायण सिंह जी। ये रेडिकल चेंज था। और उसी शहर को आज के तारीख में भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस शहर की पॉलिटिकल जर्नी भी विचित्र है, मतवाली हाथी के तरह। कब किधर चल देगा किसी को पता नहीं। उस समय कैसा? उस समय एक चीज नहीं था पॉलिटिक्स में, वो वेंजेंस एंड वेंडेटा नहीं था। हिंसा और प्रतिशोध की भावना से राजनीति नहीं होती थी। मैंने इवन पत्रकारिता के जीवन में एक चुनाव देखा 1980। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ समाजवादी नेता राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। गधौलिया के मोड़ पर कमलापति जी की सवारी रुकी। राजनारायण जी आके बोले, अरे कुछ पैसा दे बा, दिन भर पागल की तरह घूमते बिना खाइले। विरोधी प्रत्याशी हैं और कमलापति त्रिपाठी अपने छोटे भाई जैसे मित्र राजनारायण को कह रहे, अरे बिना खाए मत लड़ा, खा के लड़ा। उन्होंने धन दिया। ये जो मधुरता, ये जो आत्मीयता का संबंध, ये आज के शहर में कम मिल रहा है। वो किसी कवि ने लिखा था, अब तो ज़माने की रंगत बदलने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब ये शहर गाते गाते चिल्लाने वाली स्थिति में पता नहीं क्यों चला गया। कुछ मधुरता, सामाजिक मधुरता है, संबंध रिश्तेदारी कम हो गए, मार खाया है। हो सकता है उस समय भी जवान थे, उनका खून भी गर्म ही रहा होगा, मगर आज का खून हो सकता है थोड़ा और गर्म है। उस गर्मी ने इस शहर के मिठास को कुछ सूखा कर दिया है। इस शहर में 5000 के ऊपर सिंधी व्यापारी हैं। अब उनसे अगर जाकर पूछेंगे हेमू करानी साहब कौन थे, तो बता नहीं पाएगा, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी फांसी हुई थी बनारस में। तो इतिहास को भुलाया जा रहा है या हम लोग भूल रहे हैं? हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को बता नहीं रहे हैं। हमारे समय में पत्रकारिता वो लगभग सन्यासी के आश्रम के ब्रह्मचारी की स्थिति में थी। अब कहेंगे ये क्या है? सन्यासी बड़े महंत के आश्रम का ब्रह्मचारी वो भूत जैसा काम करता है, मगर बाबा जी के पास जो चढ़ावा चढ़ते हैं उसका हिस्सा नहीं पाता है। वो खाली धर्म योद्धा की तरह लड़ता रहता है, क्रूसेडर। उस समय भी अखबार में ग्रेटिफिकेशंस होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लोग गिफ्ट या पैसा बांटते थे, मगर आज के तरह उस समय की पत्रकारिता गोदी मीडिया नहीं था। संपन्न आदमी अपने धन के बल पर पत्रकार को अपने जंघा पर बैठा नहीं पाता था। उस समय उसका मुफलिसी में भी विवेक जगता था। वो गरीब होता था मगर खुददार होता था। आज के तारीख में हालत बहुत बदले हैं, बहुत मीठे मीठे समझौते हो गए हैं वाइन्स एंड टाइम्स से। हम लोगों के समय होता तो मैं उस धारा में बह जाता कि नहीं, ये एक लखा सवाल है। मगर मुझे लगता है कि जिस टीचिंग के ज़रिए हम लोग आए थे, जब इमरजेंसी के दौर में हमने इमरजेंसी के खिलाफत में लिखने का हिम्मत किया, तो नादिर के ज़माने में विरोध करने वाला
चंगेश से नहीं डरता है। बस यही है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे रहें या बुरे, ये तो वक्त बताएगा। आज से 100 साल बाद कोई रिसर्च करने के मूड में अगर इन पन्नों को झांकेगा तो उसे शायद कुछ एसेस करने को मिलेगा। बदल गया से बेहतर शब्द ये होगा कि एक समय तक ये शहर स्पिरिचुअल शहर था, आज ये ग्रेजुअली कमर्शियल हो गया है। ये बदलाव हुआ कब? कब ये विजिबल हुआ? ये 60s के बाद वो जो हिप्पी कल्चर का इन्फिल्ट्रेशन है, 60-62 के बाद लैटिन अमेरिकन, इवन यूरोप के कुछ साधर्न पार्ट के लोग आते थे, सस्ते में यहाँ नशा करते थे, किसी घर के चबूतरे पे सो जाते थे। तो घर का मालिक पहले 1-2 दिन भगाया चबूतरे से, तीसरे दिन उसने एक समझौता का रास्ता निकाला कि सोने पर 5 रुपया देना है। तो हिप्पी को होटल के 25 रुपया से 5 रुपया का चबूतरा इजी लगा। 4 दीवार की घेराबंदी नहीं है, खुली हवा। तो ये जो बनारस की चीज़ें फिलैंथ्रोपी में आती थी वो धीरे धीरे कमर्शियलाइज हो गए। गर्मी के दिन में हर चौथे पांचवें घर के सामने एक तो मिट्टी का मटका रखा रहता था, आने जाने वालों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी। कुछ लोग जो थोड़ा सा संपन्न थे वो थोड़ा गुड़ रख देते थे, एक गुड़ लेके खाया, पानी पिया, चला गया। आज के तारीख में लगभग 10वें मकान के नीचे एक तो छोटा सा फ्रिज रख के आप बोतल की पानी ठंडा करके बेच रहे हैं पैसा लेकर। तो पौसरा के जगह पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड है, ये कमर्शियलाइजेशन बनारस के सोशल कैरेक्टर को डैमेज किया। क्योंकि कुछ लोगों ने बोला जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो दिखता है। अब क्यों बोला पता नहीं, ये वेद का वाक्य तो है नहीं, मगर लोगों को खूब असर किया। यहाँ सब कुछ बिकने लगा। तो ये जो बिकने वाली चरित्र है, पहले तो गाना या नाच से मनोरंजन करने वालों के लिए एक तय था मोहल्ला, जहाँ पर स्वर वालाएँ रहती थी। सामान्य लोगों के लिए वो निषिद्ध मोहल्ला था। आज के तारीख में वो मोहल्ले तो हट गए, मगर वो मोहल्ले का कैरेक्टर पूरे शहर में फैल गया। सब कुछ बिक रहा है। अब इसका क्या किया जाए? सर, बनारस क्या एक धार्मिक शहर है? कभी नहीं था। बनारस कभी धार्मिक शहर नहीं था। यह आध्यात्मिक शहर है। क्या सिर्फ आध्यात्मिक शहर है? 110%। वो कौन है उससे बनारस को कोई मतलब नहीं है। उसको आप गॉड कहें, भगवान कहें, बाबा विश्वनाथ कहें, अरहत कहें, बनारस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामाजिक झगड़े में पार्श्वनाथ की एक मूर्ति बन के एक जगह पर थी। कुछ बदतमीज़ों ने उस मूर्ति का सर तोड़ दिया, लगभग 1700 साल पहले तोड़ दिया। अल्पसंख्यक जैन कुछ नहीं कर पाए, मगर तोड़ने वालों के जवाब में बनारस के लोगों ने उस मूर्ति की भी पूजा करने लगी। उसका नाम पड़ गया मुरकट्टा बाबा। ओह, वो जैन पार्श्वनाथ की मूर्ति? हाँ, अरे, और आज भी पूजी जा रही है मुरकट्टा बाबा।
हाँ, उसके बगल में ही बेलूपुर में पार्श्वनाथ की जन्मभूमि भी है। हाँ, तो ये जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी ही बनारस है। ये धार्मिक होता तो ऐसा नहीं होता। ये एक बहुवचनीय आध्यात्मिक संस्कृति है, जिसको महज धर्म से हम आंक नहीं सकते। अभी वो कैसी है? अब ठीक है, पॉलिटिकल लोग धर्म का प्रचार करने लगे हैं। इसी से जोड़ के मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो एक हारमनी थी, जिसको आप आध्यात्मिक हारमनी कह रहे हैं, वो हारमनी आपके तई, आपके देखने में क्या वो हमेशा से ही अच्छी रही है, या अभी खराब हुई है, या अभी भी अच्छी है? वो कैसी है? नहीं, अभी भी अस्तित्व में है, मगर खराब होने की प्रक्रिया भी शुरू है। खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि माँ गंगा अतीत में जब कई गंदगियाँ धोई हैं, इसको भी धो देंगी। मगर फिलहाल नाटक आरंभ होने के पहले का ये पहला बेल बज गया है। सर, क्या आप थोड़ा सा खोलेंगे कि आज इतने वेग टर्म्स में बात की, नाटक क्या है, गंदगी क्या है, और किसको धोने, क्या धोना है? ऐसा है ना, मेरे शब्दों को जो सुनेंगे वो कम से कम अपने मेधा का भी तो कुछ प्रयोग करें। सब कुछ, मैं नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत साफ बोल के न कुछ पाने वाला हूँ न कुछ गंवाने वाला हूँ, मगर मैं थोड़ा सा, बनारस तो हर चीज़ में रूपक है। बनारस में शब्द की पालकी अपने आप चलती है। ढोने वाला कहार है, वी आर द कैरियर्स। हम कैरियर भी हैं, कुरियर भी हैं, वाहक भी हैं, पहुंचा भी रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हर कुछ पॉइंट ब्लैंक बनारस में कभी नहीं रहा। बनारस में शब्द अपने आप में एक डाब की तरह है, नारियल की तरह है। उसके आवरण के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत मीठा पानी है। बनारस कभी भी शीतल पेय के बोतल नहीं कि ढक्कन खोला पी लिया। यू नीड टू स्ट्रगल। थोड़ा सा मेहनत करके आप प्रवेश करें तो अद्भुत आनंदमय ये शहर है। इसीलिए निहित स्वार्थ के चलते बनारस का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। उनको भी माँ गंगा की तरह मानसिकता के लोग बालू समझकर रिजेक्ट करके उस पार फेंक देंगे। ये कह रहा हूँ। पानी का ही दूसरा हिस्सा है मिट्टी, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, एडमायर करेंगे, क्योंकि मिट्टी में ही फसल होता है। तो बनारस अगले कई हजार वर्षों तक विश्व को अच्छे नस्ल के इंसान फसल के रूप में देने वाली है। ठीक है सर, आखिरी दो सवाल। आप बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मैं बनारस की हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, बंगला मेरी सहचरी मातृभाषा है। फिर भी आप मतलब एक आम हिंदी भाषी से ज़्यादा पास होंगे बनारस के बंगाली समाज के, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे 500 मित्रों में से तो 499 पांडे, चौबे, राम सिंह, राय हैं। फिर भी मैं आप एक अथॉरिटी के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि बनारस की हिंदी भाषी कम्युनिटी और बंगाली कम्युनिटी के बीच कैसा संबंध रहा है पिछले समयों में, या पिछले दशकों में? पहले जुड़वे बच्चे थे, हो सकता है आज के जनरेशन में बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता हुआ है।
कोख एक है माँ का। पहले तो सब जुड़वे थे 110%। कभी कोई मानसिक विभाजन था ही नहीं, ना सांस्कृतिक। ऐसा तो संभव नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा होमोजीनियस क्या होता है? यही बनारस की तो ब्यूटी है। वो क्रिस्टोफर एक सज्जन है, हम लोगों के मित्र, इंग्लैंड के रहने वाले। उन्होंने यहाँ आया तो पहला काम क्या किया, हिंदी में गाली बकना सीखा। और आज के तारीख में जब वो पान जमा कर बनारस में अपने 50 साल के जीवन को पूरा करने के बाद जब वो गाली बकता है, तो बहुत से यहाँ के गालीबाज बिरादरी, ये भी बनारसी शब्द है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, गालीबाज बिरादरी, वो सब लजाते हैं, अपने में बोलते हैं अरे क्रिस्टोफर वाह तो फाड़ दे लेस। तो ये बनारस की ब्यूटी है। ये शहर जिसको अपना लिया, उसको अपना लिया, उसको अपना लिया, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। उस नशे में वो मस्त हो गया। वो बाबू सिद्धार्थनाथ सिंह तपस्या करके बिहार में बुद्ध हुए, वापस जाते अपने गांव, वापस जाते नहीं गए, वो चल पड़े बनारस। इसका क्या करें? उनको लगा कि अगर कोई सैद्धांतिक बहस ही करना है तो बनारस इज द राइट प्लेस। यहाँ पर चल के अन्य दर्शन के विधाओं के साथ मैं अपने दर्शन को प्रतिपादित करूं, तर्क वितर्क करूं, यहाँ चले आए। यहाँ कुछ है। वो क्या है? वही समझ में अगर आ गया तो आदमी बोलना छोड़ देगा। एक जोड़ा चिड़िया, उपनिषद में एक कपल ऑफ बर्ड के बारे में प्रयोग है, द्वा सुपर्णा, दो सुपर्णा पक्षी। उसमें एक पक्षी है जो खाता है, बोलता है, चहचहाता है, सब कुछ करता है। दूसरा जो है न खाता है, न बोलता है, न चहचहाता है। तो बनारस के जो ड्यूअल कैरेक्टर है, जो मुखर वाला हिस्सा है वो लड़ता है, तर्क वितर्क करता है, कुतर्क नहीं करता है। न्यायशास्त्र बनारस में बंगभाषी न्यायशास्त्र के विद्वान गत 500 वर्षों से यहाँ लगातार बनारस के झंडा को फहरा रहे हैं। न्यायशास्त्र में बोला जाता है सबसे घटिया है बातचीत का तरीका वितंडा, उसके ऊपर तर्क, कहे उसके ऊपर जल्प, कहे उसके ऊपर कहे कल्प। कल्प माने एब्सोल्यूट मेटाफिजिक्स में बातचीत होगी, परम के बारे में। दोनों के हृदय में बराबर की जिज्ञासा होगी। वितंडा दो मूर्खों की बातचीत है। तर्क दो कक्षा 8 तक पढ़े हुए लोगों की बहस है। जल्प एमए पास लोगों की आपस में बातचीत है। और कल्प साधक स्तर की बातचीत है। तो काशी में ये चारों स्तर है। लंठ लोग आते हैं, गाली पकड़ करते हैं, उससे ऊपर लोग आते हैं, अलग बात करते हैं, उसके ऊपर लोग आते हैं, घाट में बैठ के मनन करते हैं, उसके ऊपर लोग आते हैं, यहाँ लीन हो जाते हैं। आप किसी आम आदमी को बनारस में गोलगप्पा बेचने वाले को मूर्ख समझ लेंगे तो आप गलती करेंगे। हो सकता है वो किसी एक जगह पर आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। बनारस के गोलगप्पा परिवार से हमने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि ये जो पानी है इसमें 27 चीज़ मिलाते हैं और उसकी मात्रा का ज्ञान एक डॉक्टर के मात्रा के ज्ञान के बराबर है।
केमिस्ट्री का एक आदमी जिस तरह से अपना प्रैक्टिकल करता है, हम लोग रोज़ गोलगप्पा के पानी में वो प्रैक्टिकल करते हैं। आज से 800 साल पहले यहाँ के पानी में प्रदूषण हुआ था, तो हमारे परिवार के पूर्वजों ने पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए एक बूंद नींबू, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा भास्कर लवण, थोड़ा सा काला नमक, ये थोड़ा सा का जो मात्रा है सब अंदाजन है, मगर आज के तारीख में वही पानी कोई बना नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अनपढ़ आदमी, वहाँ पर अनपढ़ आदमी, अनगढ़ आदमी भी रिसर्च कर रहा है, कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। शुक्रिया।